नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं आर पार। आज आर पार में हम इतिहास के पन्ने खोल कर रख देंगे, क्योंकि नोटबंदी का मामला अब इंदिरा गांधी के कार्यकाल तक पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रचंड प्रहार किया है और प्रहार करते हुए कह दिया है कि कांग्रेस के लिए देश से बड़ा दल है, इसलिए इंदिरा सरकार ने नोटबंदी लागू नहीं की, क्योंकि उन्हें चुनाव हार जाने का बड़ा डर था। लेकिन आज एक और बड़ी घटना हुई। राहुल गांधी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। 10 मिनट की इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी भी हम आपको बताएंगे और आपको नोटबंदी पर नेटवर्क 18 का पोल भी दिखाएंगे और यह बताएंगे कि नोटबंदी पर देश का मूड कैसा है। लेकिन संसद का पूरा सत्र धुल गया है और नोटबंदी पर सियासत संग्राम दोनों जारी है। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, देश बड़ा या दल। आर पार में आज विपक्ष पर पीएम मोदी का प्रहार। इनके लिए देश से बड़ा दल है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है। यूपीए ने 10 साल शासन किया, उसके संदर्भ में इसको देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात चाणक्य नीति में कही गई है। अन्याय से कमाया हुआ धन केवल 10 वर्ष टिकता है, 11वां वर्ष लगने पर वह मूल धन के साथ नष्ट हो जाता है। ये उनके 10 साल के कार्यकाल के सामने ये जो इकट्ठा किया हुआ है, इस पर चाणक्य उस समय कह के गए थे, उनको पता था। इस बार सदन में जो कम्युनिस्ट पार्टी का व्यवहार रहा है, उससे लगता है कि बंगाल में उन्होंने सिर्फ चुनावी समझौता था किया था, ऐसा नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना वैचारिक समझौता कर लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी विचारधारा से उखड़ चुकी है। हालांकि पीएम के वार पर विपक्ष का प्रहार भी हुआ। जिस कालेधन की लड़ाई की ये बात कर रहे हैं, पहल तो उनको खुद करनी चाहिए आपकी पार्टी, आप अपनी पार्टी के प्रति एक एंटी नेशनल, एंटी पीपल फैसला लेकर आप मनमानी करना चाहते हो और बात चाणक्य की करते हो। आपने कभी चाणक्य पढ़ा भी है कि नहीं? लेकिन सवाल यही है कि वाकई पार्टियों का निजी हित राष्ट्रहित पर भारी है। देश बड़ा या दल, आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। देश बड़ा या दल, आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। लेकिन उससे पहले विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रहार का विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। आज पीएम ने नोटबंदी पर इतिहास के पन्ने खोल दिए। नोटबंदी ना करने पर इंदिरा सरकार पर बड़ा प्रहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चाणक्य नीति तक पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाणक्य नीति के सहारे यूपीए के भ्रष्टाचार पर बड़ा वार किया प्रधानमंत्री ने और वाम दलों को एक और बात कह डाली। कहा, वाम दलों को वैचारिक समझौते के बहाने एक बड़ा आईना दिखाने की कोशिश करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज आर पार में इसी बड़ी बहस को हम करेंगे। मेरे साथ मुकम्मल पैनल होगा और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी उनके कक्ष में मिले, इनसाइड स्टोरी उसकी क्या है, क्या बात हुई, वो भी मैं आपको बताऊंगा और नोटबंदी पर एक बड़ा सर्वे भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले रुख सुधांशु त्रिवेदी का और सुधीन भदौरिया का, और मेरे साथ आज के पैनल में राजीव कुमार भी जुड़ेंगे जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो भी इस डिबेट के अंदर जुड़ेंगे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, सबसे पहला सवाल और बड़ा सवाल आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन पहले भदौरिया साहब क्योंकि विपक्ष में वार करा है, मैं सीधा आपके पास आता हूं। आपकी राय के अंदर देश बड़ा है या दल बड़ा है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़ा करा है, आपके लिए बड़ा क्या है, बीएसपी, मायावती या ये मुल्क? देखिए, ये जो बहस आप रख रहे हैं और उसको इस परिप्रेक्ष्य में रख रहे हैं कि देश बड़ा या दल, तो हम इसको एक नए तरीके से परिभाषित कर देना चाहते हैं
आज मोदी जी ने न देश को बड़ा रखा है, न अपने दल को बड़ा रखा है, अपने व्यक्तित्व को बड़ा रखा है। आज देश के 125 लोग मर चुके हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप इस डिबेट की परिभाषा बदलना चाहते हैं, देखिए हमारा जो व्यू है वो बदलना चाहते हैं। मैं आपसे बड़ा सवाल पूछा हूं, आपकी राय में सर, आपकी राय में भदौरिया साहब, आपकी राय में देश बड़ा है या दल बड़ा है? मायावती बड़ी है या हिंदुस्तान बड़ा है? जवाब दीजिए इस बात का। मैं बता तो रहा हूं। बताइए भदौरिया साहब। मोदी जी ने दल को भी बड़ा नहीं रखा है। अरे आप मायावती की बात करिए, नरेंद्र मोदी की बात दल को बड़ा रखा होता तो अडवाणी जी की बात सुनी होती। अरे भाई देवगुन जी, आप मेरी बात नहीं सुनने दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं इन्होंने ना अडवाणी जी की सुनी, ना इन्होंने मुरली मनोहर जोशी की सुनी, ना इन्होंने शांता कुमार की सुनी, ना इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की सुनी, ना इन्होंने अपने बिहार के पार्टी के सांसद और पुराने होम सेक्रेटरी आरके सिंह की सुनी। इन सब लोगों ने समय समय पर श्री मोदी जी को आगाह किया और इस बार तो कल की संसद में आपने मेरे सवाल का, भदौरिया जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भदौरिया जी, अब मैं बोलूं कुछ? जीवन पूरा हो गया और भदौरिया जी, मोदी जी किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी आपकी नहीं सुन रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं, ये आपका आरोप है। इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी देंगे, मेरे साथ स्टूडियोज में वो है। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने तो सवाल ही बहुत सुंदर, सरल और सीधा पूछा, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता हूं, स्ट्रेट क्वेश्चन ही पूछता हूं। मैं इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करता। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा था। मायावती के लिए, सुधीन भदौरिया के लिए देश बड़ा है, व्यक्ति भी दोनों के लिए बने हैं, दल देश के लिए सर, बना आई कैन है। अंडरस्टैंड योर कंपल्शन सर, मुझे समझ आ रही है आपकी कंपल्शन। ओके सर, आई गॉट माय आंसर। अब आप बोल रहे हैं एक्सपोज हो रहे हैं भदौरिया साहब, अब आप बोल रहे हैं एक्सपोज हो रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं एक्सपोज हो रहे हैं भदौरिया साहब, बिकॉज यू डोंट हैव एनी आंसर। ओके, now सुधांशु त्रिवेदी, आज प्रधानमंत्री, I have given my answer. I think I will not go and be guided by your answers. It is my own reply. Okay, it is your view, sir. With all due respect, it is your view. But I am liable to ask my question, sir. मेरा हक है अपना सवाल पूछना और उस सवाल का जवाब मिले, ये मेरी देश की जनता जानना चाहती है, ये मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। ओके सर, your point taken. Sir, your point taken. Now, सुधांशु त्रिवेदी, आज इतिहास के पन्ने खोल दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और एक बड़ा मूल सवाल जिससे मैंने बहस की शुरुआत करी है, मैं राहुल गांधी पर आऊंगा। राहुल गांधी ने रिएक्शन में गोवा में क्या बोला है, उसके अलावा क्या क्या बात हुई, मैं उन तमाम चीजों पर आऊंगा। लेकिन देश बड़ा या दल, ये डिबेट शुरू करने का कारण क्या है? बिकॉज दिस इज ये एक नया गोल पोस्ट शिफ्टिंग है, स्ट्रेटेजिकल मूव बाय भारतीय जनता पार्टी। दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन सर। क्या ये सोची समझी रणनीति है? वो मैं उस विषय पर भी उत्तर दूंगा, पर मैं पहले कहना चाहूंगा कि सुधीन भदौरिया जी ने जो बोला, उनको अपना अभिमत रखने का अधिकार है। और मुझे थोड़ा अमीश देवगन जी आपसे शिकायत है कि आपको बसपा से यह प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिए। अरे भाई, जिसकी नेता नोटों की माला पहनती हो, जो कहती हूं मैं देवी हूं, चढ़ावा मुझ पे चढ़ाओ, जो ये कहती हैं बाबा का ये मिशन अधूरा मायावती करेंगे पूरा, और ऐसा पूरा किया कि बाबा से ज्यादा मूर्तियां आपने लगवा दी, तो ऐसे लोगों से पूछना मेरे विचार से उचित नहीं। अब हम आ रहे हैं अपने आज के विषय पे कि प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ बोला उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। देखिए, मैं कहना चाहूंगा हमारी और पार्टी की, इनकी पार्टी की सोच में अंतर। सुधीन जी, आप कृपया मुझे अपना वक्तव्य पूरा कर लेने दें। जब आपका टर्न आए, आपको जो उचित लगे बोलिएगा। देखिए, हमारी और इनकी सोच में क्या अंतर है कि मोदी जी ने यह कहा कि उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व छोड़ दिया, घर परिवार तक छोड़ दिया। और मायावती जी को जब डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस चला और उनसे पूछा गया कि 150 करोड़ की संपत्ति कैसे आई, तो उन्होंने कहा पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझे दे दिया चूंकि काशीराम जी की इच्छा थी। इसका अर्थ क्या हुआ? एक नेता वो है जो अपना सब कुछ छोड़ देता है देश के लिए। जिस सूट की आप बात करते हैं उसको तो नीलाम करके कल्याण कोष में उसका पैसा जमा कर दिया गया, और दूसरे नेता वो है जो नोट की माला पहनती है और पार्टी कार्यकर्ताओं का पैसा खुद दे देते हैं। तो मेरे विचार से दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए प्रधानमंत्री की आज की उदात्त सोच के लिए किसी भी दृष्टि से बसपा या ऐसे समकक्ष दल से तुलना एक एक करके। ओके भदौरिया साहब, अब आप क्या कह रहे हैं? 20 सेकंड में बात अपनी कंप्लीट करिए।
फिर मेरे को दूसरे गेस्ट पे भी जाना है। मैं कह रहा हूं ये जो हम पर चार आरोप लगा रहे हैं, ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, आपने कभी सुना कि अपने सूट पर लिखा रहे हैं नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी, सोने की जरी से लिखाया जा रहा है अरे सूट भाई, पर, कभी और आपने सुना सुना कि जाता कोई है नेता कि अपनी वो मूर्ति सूट बनवाए, वो भी पर्स के दसियों साथ। लाख रुपए मीटर सद्दाम का हुसैन के अलावा सूट सिर्फ और वो करोड़ों रुपए मायावती में ऐसी नीलाम नेता है जिन्होंने होकर, अपनी मूर्ति देखिए बनवाई है, और ये एक नहीं सब एक 50 तरीका है जनता में भ्रम फैलाने का। जनता सब जानती है, जी। सब समझती है, और आने वाले 2017 में इनको सबक सिखाएगी। ओके, जवाब कह रहे 2017 में आपको सबक सिखा दिया जाएगा। और एक विश्लेषण है जो प्रधानमंत्री ने बोला इंदिरा गांधी के ऊपर, और उन्होंने वाचू कमेटी की रिपोर्ट को कोट उसके अंदर करा। उन्होंने बोला कि जब वाईवी चौहान आए, उन्होंने इंदिरा गांधी से पूछा कि आप क्या नोटबंदी लागू करेंगी, तो उन्होंने बोला क्या आप चुनाव हरवाना चाहते हैं। क्या इसका मतलब क्या था? कुछ पॉलिटिकल विशेषज्ञों का विश्लेषण है क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका नुकसान हो जाए, इसलिए प्रधानमंत्री ने यह लाइन बोली। एक विश्लेषण है, देखिए पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा जी, भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर श्री नरेंद्र मोदी समाज को बदलने के लिए सरकार चलाते हैं, सिर्फ चुनावी हार जीत के लिए नहीं। इसीलिए भारत के पिछले कुछ दशकों के सबसे सख्त 2 फैसले भाजपा की सरकारों ने लिए, चाहे 98 का पोखरण विस्फोट या आज का विमुद्रीकरण, या करने की क्षमता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में और श्री नरेंद्र मोदी में है, इसलिए उन्होंने किया। और दूसरी बात जो उन्होंने इंदिरा जी की बारे में उल्लेख किया, तो उन्होंने पूर्व आईएएस अधिकारी माधव गोडबोले की पुस्तक का भी उदाहरण दिया है, जिसमें कि उनके अनुसार तत्कालीन गृह मंत्री से इंदिरा जी कह रही कि भाई चुनाव हरवाना है क्या। दूसरा उन्होंने यह भी कहा कि भाई आज वामपंथी दल ये बोल रहे हैं, 1970 के दशक में वयोवृद्ध और वरिष्ठ वामपंथी नेता ज्योतिर्मय बसु ने बाकायदा इस पे एक थीसिस पब्लिश की थी और कहा था विमुद्रीकरण होना चाहिए। ये जितने भी समाजवादी नेता थे तत्कालीन, मधु दंडवते हो या मधु लिमये हो, उन्होंने ही वो विचार रखा था कि 77 में मोरारजी देसाई की सरकार ने जो एक आंशिक रूप से विमुद्रीकरण किया था वो इस आधार पर किया था। तो आज समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस की तो कलई खुलती हुई दिख रही है। भाई 88 में बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट आया, वो आपने लागू नहीं किया। 2004 में 36% बड़े डिनोमिनेशन थे और 14 आते आते 86% हो गए। इंदिरा जी ने क्या बोला वो साफ है। मगर ये सोशलिस्ट और वामपंथी क्यों खड़े हो गए अपने ही पूर्ववर्ती नेताओं के विचार के खिलाफ? ये आज प्रधानमंत्री ने भी उनके सामने मैं सीधा रुख करूंगा राजीव कुमार का, और फिर भदौरिया साहब मैं आपके पास आता हूं। देश के जाने माने और बड़े अर्थशास्त्री इस समय राजीव कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। और आज आर पार में क्यों है राजीव कुमार? क्योंकि यह जानना समझना जरूरी है कि जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन यानी हिंदी में इसका अनुवाद करें तो नोटबंदी का बड़ा फैसला लिया है, वो देश के लिए सही है, गलत है या इसका कोई असर नहीं है, यह समझाने के लिए राजीव कुमार आज इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। राजीव कुमार साहब, आपकी बात का वजन है और आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं है, और आप इस मुल्क के, इस देश के, साउथ एशिया के जाने माने अर्थशास्त्रियों में से एक है। माय स्टेट क्वेश्चन टू यू सर फॉर टुनाइट एंड द फॉरेन एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर द कॉमन मैन, और ये मैं आम आदमी के लिहाज से सवाल पूछ रहा हूं। नोटबंदी का फैसला हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, खराब है, या इसका कोई असर नहीं है? द क्वेश्चन इज ओपन सर, योर रिप्लाई राजीव कुमार। अमीश जी, मुझे इस बात में कोई भी शंका नहीं है, इतनी सी भी शंका नहीं है कि ये जो फैसला लिया गया है, एक जो मेरे ख्याल में जो एक बहादुरी फैसला है, एक अप्रत्याशित फैसला है, वो हमारे देश के दीर्घकालीन फ़ायदे के लिए है और उसका फ़ायदा हमें बहुत जल्दी नज़र आएगा। और मेरा कहने से इतना मतलब नहीं है, वरना ये कि कितने सारे लोग मध्यम वर्ग के और गरीब तबके के जो लाइनों में लगे रहे और जिन्होंने बड़े धैर्य से और बड़े अनुशासन के साथ अपनी परेशानियां सही हैं, जो कि परेशानियां ठीक है कि हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में इस बात का बिल्कुल ठोस सबूत दिया है कि उनकी समझ में भी ये जो काम हुआ है वो देश के लिए, देश के हित में है, देश के फायदे के लिए है। जैसा कि मुझे एक बहुत ही आम आदमी ने मुझसे कहा कि सर कभी कभी आगे छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है, तो हो सकता है कि हमें 2-4-6 महीने की थोड़ी सी आर्थिक हमें कठिनाई झेलना पड़े। कुछ लोगों को जो हमारे मध्यम वर्ग में ख़ास तौर से उनको बड़ा कठिन महसूस होता है कि उनकी आम जिंदगी में थोड़ा सा जो है वो परेशानी आई है, वो ज़रूर हुई होगी, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि ये फ़ायदे के लिए। और क्यों है फ़ायदे के लिए? वो ये कि इससे जो हमारे देश में जो एक
जो पूरी एक काली अर्थव्यवस्था थी उसको हम एक फॉर्मल इकोनॉमी में जोड़ने के लिए जोड़ पाए हैं पहली बार। जितना भी हमारी करेंसी जो बाहर का इलीगल करेंसी थी वो पहली बार बैंक में आ गई है, और बैंक में आने के बाद उसको हमें अपने जो कर की प्रणाली है, हमें जो टैक्स बेस है उसको जोड़ने में आसानी होगी। बैंकों के पास जितना अधिकांश पैसा आने से होगा कि जो पूंजी की कीमत है, मतलब जो ब्याज दर हैं वो कम हो जाएंगे। और कुछ ऐसे सेक्टर जैसे कि हाउसिंग है, मकान आदि हैं, जिनमें कि बेतहाशा काला धन लगता था और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होते थे और उनके दाम बहुत ऊंचे उठ जाते थे, उनकी कीमतें कम होंगी और उसकी वजह से जो जेन्युइन बायर्स हैं, जो हमारे युवा बायर्स हैं, उनके कीमतें उनको कम मिलेंगी, वो घर खरीदने में ज़्यादा सक्षम होंगे। तो मुझे लगता है कि अभी इसी वक्त और दीर्घकालीन समय में ये जो कदम लिया गया है वो बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से तो बहुत अच्छा है ही है, और मेरे ख्याल में सामाजिक दृष्टि से भी अच्छा है, क्योंकि एक पूरी कुप्रणाली जो है वो उसको दूर करने का एक राजीव कुमार सरल भाषा में, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लेके आ सकता है? यह सवाल है मेरा। 30 सेकंड में जवाब, राजीव कुमार। नहीं, बिल्कुल आ सकता है, नहीं बिल्कुल आ सकता है, मगर इसके लिए कुछ ठोस कदम बढ़ाने होंगे। एक तो जैसे कि उन्होंने जो बात अभी हुई है शुरू कि जो हमारा डिजिटलाइजेशन है और जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम इस फिनटेक की हम एक नई टेक्नोलॉजी में एक छलांग लगा सकें और दुनिया के अग्रगण्य देशों में हम आ सकें, जिसमें कि हमारे देश में कैश की इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और उससे कई चीज़ें कुरीतियाँ कई तरह की जो हैं वो खराब चीज़ें सामने आती हैं। अगर इसका सारा का सारा हम लोग डिजिटल मनी में जाते हैं तो उससे बड़े फायदे होंगे। और दूसरी चीज़ जो है जिसका जो बहुत फायदा हमको हो सकता है वो है कि हमारे देश में पहली बार ऐसा होगा कि जो ईमानदार है और जो मेहनतकश है उसकी समाज में उसकी स्टेटस, जो बेईमान है और जो सिर्फ पैसे वाला है, चाहे उसने किसी तरह से भी पैसे कमाए, इसमें पहली बार ऐसा होगा कि जो मेहनतकश है और जो ईमानदार है उसकी सामाजिक व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। ओके, भदौरिया साहब, अब ना तो राजीव कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, ना सरकार के साथ किसी विषय पर काम कर रहे हैं। इनकी ये राय है कि इससे समाज में परिवर्तन आएगा। और मैं कोट करना चाहता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि अंबेडकर के सिद्धांतों पर आपकी पॉलिटिकल पार्टी चलती है। भीमराव अंबेडकर साहब एक बात कहते थे कि हर 10 साल में करेंसी को बदल जाना चाहिए। तो करेंसी तो बदली है, हो सकता है इसको काम करने का तरीका, इसको लागू करने के तरीके पे सवाल हो। मैं पोल भी दिखाऊंगा कि देश का मूड इस पर क्या कहता है। आपसे कुछ देर में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में क्या बातचीत हुई वो भी बताने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, भीमराव अंबेडकर भी ये बात कहते थे, उनके पद चिन्हों पर तो आप चलते हैं। आपने इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया कि देश बड़ा है, आपके लिए अपनी नेता बड़ी हैं। अब इस बात का तो जवाब दे दीजिए, लेकिन इधर उधर की बात नहीं, सीधा मेरा सवाल है और सीधा मैं जवाब चाहता हूं। 40 सेकंड का समय आपके पास है सर। मेरा प्रयास होगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपका जवाब दूं, पर क्योंकि अभी हमारे जो अर्थशास्त्री बंधु हैं उन्होंने कुछ बात रखी, तो मैं उसके जवाब में ये भी कहना चाहता हूं कि एक दृष्टिकोण इन्होंने रखा है इस मौजूदा डिमोनेटाइजेशन पर, और एक दृष्टिकोण अन्य लोगों ने भी रखा है जिसमें अमर्त्य सेन, शायद आप और ये उनको अर्थशास्त्री माने या न माने, नहीं बिल्कुल मानते हैं। अमर्त्य सेन को पुरस्कार मिला है और इस अच्छे अर्थशास्त्री, बड़े अर्थशास्त्री हैं। सुन लीजिए, अब आप बीच में टोका टाकी, हम तो नहीं टोका टाकी कर रहे थे, अब मुझे अपनी बात तो कहने नहीं दीजिए जनाब। इस देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री ब्लैक मनी पर प्रोफेसर अरुण कुमार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने इस डिमोनेटाइजेशन की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। उन्होंने कहा है कि काले धन वाले लोग नहीं बल्कि सफेद धन वाले लोग ही सबसे बड़े अर्थशास्त्री अरुण कुमार जी, आपने किस पैमाने पर कहा? से। और दूसरी चीज मैं ये कह दूं, मैंने आपको टोका नहीं, कृपया मुझे टोके ना आप, मैंने आपको बिल्कुल नहीं, आपने एक वाक्य कहा ना, देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे बड़े अर्थशास्त्री किस पैमाने पे कहा आपने? देखिए, मैं इस समय ये कहना चाहता हूं,
अमर्त्य सेन से बड़े अगर ये अर्थशास्त्री हैं तो होंगे। मैं नहीं मानता इनको। मैं ये कहना चाहता हूं। नहीं, सर आप अमर्त्य सेन को बड़ा अर्थशास्त्री मानिए, आप अमर्त्य सेन को बड़ा अर्थशास्त्री मानिए, आपको कोई अर्थ नहीं है। आप जगदीश भगवती को बड़ा अर्थशास्त्री मानिए, लेकिन राजीव कुमार भी इस मुल्क के बड़े अर्थशास्त्री हैं। यू कैन अंडर एस्टिमेट एनीबडी। मेरी On my panel, at least. इनसे बड़े हैं। मेरी निगाह में नहीं, आपकी निगाह में हो सकता है, आपकी निगाह में हो सकता है लॉर्ड मेघराज देसाई भी बड़े हो, आपकी निगाह में हो सकता है कोई और भी बड़ा हो। आपकी निगाह है। आपकी निगाह में तो मायावती इस मुल्क से बड़ी है, आपकी निगाह में तो मायावती इस मुल्क से बड़ी है, आपकी निगाह में तो मायावती इस मुल्क से बड़ी है। आपने तो जवाब ही नहीं दिया मेरे सवाल का। सर, शास्त्री की निगाह में अमर्त्य सेन बौने अर्थशास्त्री हो सकते हैं। नहीं जी, आपकी निगाह में डॉक्टर अंबेडकर का वक्तव्य क्या मायने रखता है, इस पर जवाब दे दीजिए। और इन हमारे विद्वान मित्र की निगाह में वो बौने अर्थशास्त्री हो सकते हैं। उन्होंने तो कुछ नहीं बोला सर, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला उस विषय के ऊपर। सर नो सर, आप बहुत सीजनड आदमी है भदौरिया साहब, आप जेएनयू के पढ़े हुए हैं, बहुत सीजनड आदमी है। मेरी डिबेट देश बड़ा या दल पर है, मेरी डिबेट कौन इकोनॉमिक्स बड़ा उसको कंपटीशन नहीं चला रहा यहाँ पर। आपने ऑपरेशन कर दिया, अब कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू रिप्लाई। ओके भदौरिया साहब, यू हैव टेकन 1.5 मिनट। सुधांशु त्रिवेदी यू 20 सेकंड रिप्लाई। समय पर टाइम नहीं। भदौरिया साहब आपने अपनी बात रखी, सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड रिप्लाई। 1.5 मिनट बोल दिया भदौरिया साहब आपने, 1.5 मिनट बोल लिया सर, बोल लिया आपने। लोग इनके सहयोगी अकाली दल, शिवसेना, सभी लोग इनकी खिंचाई कर रहे हैं। आपकी खिंचाई सब कर रहे हैं। अकाली दल ने भी, सुखबीर बादल ने भी बोल दिया है। जवाब दे दीजिए, फिर मैं राहुल गांधी पर आता हूं। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अर्थशास्त्रियों का विचार अर्थशास्त्री अपने स्तर पे दे सकते हैं। राजनीतिक आधार पे मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप देखिए कि देश की जनता क्या कह रही है। वो कह रही है कि हमें समस्या हो रही है, पर यह निर्णय सही था। दूसरा पैमाना, उसके बाद जितने भी चुनाव और उपचुनाव हुए, उसमें हमारी पार्टी को अपेक्षा से कहीं अधिक सफलता मिली। आप तो कहते हैं हम चुनावों के लिए फैसले नहीं करते। इसीलिए मैंने कहा ना, पैमाने दोनों, जनता का अभिमत, हमारा मंतव्य और चुनाव, किसी भी पैमाने पे आप देख लीजिए। तो आप राजनीतिक व्यक्ति हैं भदौरिया जी, तो राजनीतिक पैमाने पे देखिए। अर्थशास्त्र तो अपने हिसाब से आने वाले समय में स्पष्ट दिखेगा। जैसे मैं याद दिलाता हूं कि जब हम लोगों ने पोखरण विस्फोट किया था और आर्थिक प्रतिबंध लगे थे, तो बहुत आलोचना हुई थी अर्थशास्त्रियों के द्वारा, मगर वही वो आधार बना कि आज भारत आर्थिक महाशक्ति बन के खड़ा हुआ है दुनिया में। ओके, मैं क्विकली रुक करता हूं उस बात का जिसके लिए मेरे व्यूअर्स बार बार मुझे फेसबुक और ट्विटर पर लिख रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अंदर क्या बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी मिलने पहुंचे और उनके साथ काफी सारे नेता थे उस मुलाकात के अंदर, और वहां पर प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे पर पीएम के साथ मुलाकात हुई। किसानों की कर्ज माफी की मांग उठाई गई। 10 मिनट के करीब यह मुलाकात चली और इस मुलाकात में अंदर की बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बोला कि आप मिलने आते रहिए, आप मुलाकात करते रहिए, ये बोला। मैं इस दौर में नोटबंदी पर जो एक सर्वे हुआ है नेटवर्क 18 का, उसका रुख करना चाहता हूं। पहला सवाल हमने पूछा नोटबंदी और इसे लागू करने के तरीके पर, हमने राय लेने की कोशिश करी। राय क्या निकल के आई? नोटबंदी और लागू करने का तरीका दोनों अच्छे हैं, ऐसा 35% लोग मानते हैं। फैसला सही है लेकिन इंतजाम में कमी है, ऐसा 39% लोग मानते हैं। और नोटबंदी और लागू करने का तरीका दोनों गलत हैं, ऐसा 26% लोग मानते हैं। यानी कुल मिलाकर सरकार के पक्ष में ये जाता है सर्वे। मैं उसके बाद आगे रुक करता हूं। दिक्कतों के बावजूद सरकार के साथ है, हां कहते हैं 62% और नहीं कहते हैं 38%। लेकिन एक और सवाल जो हमने पूछा कि इस बदइंतजामी का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम जिम्मेदार है, ऐसा 50%, और सरकार जिम्मेदार है, ऐसा 43%। तो ये सरकार के खिलाफ जाता है। रिजर्व बैंक जिम्मेदार है, ऐसा 6% मानते हैं। और अब मैं सीधा रुख करता हूं इस सवाल के साथ ही आलोक शर्मा का। आलोक जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। मेरा सवाल आपसे सीधा और सपाट यही है, इस देश में आम जनता है और उस आम जनता के कुछ लोग, बहुत ज्यादा नहीं, करीब करीब 11,000 लोग अपनी राय दे रहे हैं और वो लबो-लबाब ये है, वो कहते हैं कि नोटबंदी का फैसला सही है। दिक्कतों के बावजूद 62% लोग कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं।
देखिए, मैं समझता हूं कि 11,000 एक बहुत ही छोटा सैंपल साइज है। 130 करोड़ लोगों का देश है, उसके अंदर 11,000 कौन है, कौन सा सैंपल लिया गया है, क्या वो मोदी साहब का जो ऐप यूज़ करते हैं वो लोग तो नहीं है। इन सर्विस पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि सुधांशु जी ने जो कहा कि बहुत ही ऐतिहासिक और साहसिक कदम है, बिल्कुल ऐतिहासिक और साहसिक है कि 1.5 महीने के अंदर लगभग 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और 4 करोड़ लोग अपना घर छोड़कर रोज लाइन में खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ा ऐतिहासिक कदम कोई नहीं हो सकता है। जहां तक बात अभी आई लेकिन आज तो प्रधानमंत्री ने उससे पहले ही 71 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए और वांचू कमेटी की रिपोर्ट को कोट कर दिया। इंदिरा गांधी की सरकार तक पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी। मैं उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, उससे मैं अमीश जी मैं और पहले जाना चाहूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा शायद। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि डीमोनेटाइजेशन हम करेंगे क्योंकि देश के हित में है। ये 71 से भी बहुत पहले कहा गया है और ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन आज दिक्कत ये है कि केंद्र की सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, डिफ्यूज्ड है डीमोनेटाइजेशन के प्रोसेस पे। अर्थतंत्र पूरी तरह से अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस गया है। इसीलिए रोज अपने ये लक्ष्य बदलते चले जा रहे हैं। आतंकवाद की बात करते हैं, फिर आतंकवादी घटना हो जाती है तो फिर ये नकली नोट पे आते हैं, फिर नकली नोट एटीएम से निकलते हैं तो फिर ये कैशलेस इकोनॉमी पे आ जाते हैं, डिजिटल वर्ल्ड पे आ जाते हैं, आज ये दल की बात पे आ गए हैं। पूरी तरह से सरकार जो है पिछले 1.5 महीने में खुद भी कत्थक कर रही है और देश को भी विभिन्न विभिन्न मुद्राओं में कत्थक करा रही है। इनका कौन सा लक्ष्य है ये नहीं पता चल पा रहा है। दल और कभी देश की बात करते हैं, जिन लोगों ने 1947 से पहले दल के साथ तो छोड़िए देश के साथ गद्दारी की हो, और आज मोदी साहब न दल के साथ हैं न देश के साथ हैं, केवल अपनी टीआरपी के साथ हैं कि मेरी टीआरपी कैसे बढ़े, मैं कैसे राहुल गांधी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, राहुल गांधी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं गोवा की रैली में, वो प्रधानमंत्री को फेंकू कह रहे हैं, वो शब्द सही है आपको लगता है, या आप उनके लिए माफी मांगना चाहते हैं इस समय? आलोक शर्मा, देखिए, मैं समझता हूं फेंकू को फेंकू कहा जाए, इसमें माफी की कहीं गुंजाइश मर्यादा है। ये भाषा की मर्यादा है। देश अर्थतंत्र से जूझ रहा है। नहीं, मैं समझता हूं भाषा की मर्यादा मोदी जी ने जितनी तोड़ी है किसी ने नहीं तोड़ी है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो राहुल गांधी से मिलते हैं। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं क्या कहते हैं, आप सुनिए और देखिए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राहुल गांधी से मिले तो उन्होंने क्या बोला कि आप मिलने आते रहिए। नहीं किया। आप मुझे केवल ये बताइए, आप अपने गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए अमीश जी, आप भी गोल पोस्ट चेंज करते चले जाते हैं। मुद्दे पर रहिए ना। मैं कह रहा हूं फेंकू कहा क्योंकि उन्होंने फेंके, तमाम तरह के फेंकू के काम किए उन्होंने। क्या 15 लाख रुपए अकाउंट में आ गए? क्या महिलाओं पर अत्याचार बंद हो गया? फेंकू भाषा सही है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप पोल को नहीं मान रहे, आप पोल को नहीं मान रहे, आप किसी चीज को नहीं मान रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राहुल गांधी से मिलते हैं तो वो कहते हैं मिलते रहिए, और पलटवार करके राहुल गांधी जब गोवा पहुंचते हैं तो वो उनको फेंकू कहते हैं। क्या ये सही है सुधांशु त्रिवेदी? देखिए, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया ये बहुत ही आपत्तिजनक है प्रधानमंत्री के लिए, परंतु दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के अंदर यह प्रवृत्ति रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद और उससे पूर्व जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया, अरे याद करिए, मौत के सौदागर, लहू पुरुष, जाति बोधक, वो और जाने क्या क्या बोला गया है। अरे भाई, मोदी साहब ने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है, देश में भी देख रहा है। मर्यादा को पूरी जितनी अभद्र भाषा का उपयोग प्रधानमंत्री महोदय साहब ने किया है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, वो सोचनीय है। मुझे आप बोलने दीजिए कृपया। आलोक जी 30 सेकंड आप दीजिए। अब देखिए, जहां टीआरपी की बात आती तो मैं एक बात कहूंगा, ये जो बड़े बड़े टीवी सीरियल्स आते हैं ना इंटरटेनमेंट चैनल पे, तो वो क्या करते हैं, आखिरी क्षण में एपिसोड के कुछ एक सनसनीखेज बात कह देते हैं ताकि आदमी अगला एपिसोड देखे। तो राहुल गांधी जी ने क्या किया, 9 दिसंबर का भूकंप आ जाएगा मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद 14 को बुलाई बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर कहा कि नहीं नहीं मेरे पास एक ऐसा आरोप है जिससे कि गुब्बारा फूट जाएगा। ये डायलॉग, और उसके बाद कुछ ना बोलना, एक रहस्यात्मक सनसनी बना के रखना, यही तो होता है टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो राहुल गांधी जी के कृतित्व में तो टीआरपी वाली बात साफ दिख रही है। आलोक शर्मा 30 सेकंड का रिबटल। सुधांशु जी आपने भी बात करी, 30 सेकंड का रिबटल, फिर मैं सीधा राजीव कुमार का रुख। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह की भाषा का और जिस तरह की शैली का, सर आपको मैंने पूरा टाइम दिया सर, कांग्रेस को बोलने दीजिए, आपको पूरा टाइम दिया मैंने, देश के पहले, आपको पूरा टाइम दिया मैंने। पहले आलोक जी, देश के पहले प्रधानमंत्री को भी उन्होंने नहीं छोड़ा,
उन्होंने देश के हर आदमी को बाहर जाकर बेईमान बता दिया। उन्होंने देश के बाहर जाकर प्रधानमंत्री महोदय ने सबको कबूतरबाज और क्या वो सांपबाज बता दिया कि हमारे यहां तो सांप का खेल होता है। मैं समझता हूं देश की गरिमा, भाषा और शैली जिस तरह से मोदी साहब ने गिराई है, भाषा की गरिमा है, प्रधानमंत्री को फेंकू कहना भाषा की गरिमा के दायरे में आता है, तो ये आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये आपका ये बहस विषयांतर में जा रही है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं तथ्य दे रहा हूं आपको, और मैं तथ्यों के साथ मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। क्या फेंक नहीं रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं आप बताइए ना, जैसे शब्द को प्रधानमंत्री के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, जस्टिफाई कर रहे हैं। लोगों में आते हैं, पूरी दुनिया मांग रही है और आपको फेंकू नजर आ रहे हैं। मुझे बता दीजिए ना क्या हुआ उस 56 इंच के सीने का पाकिस्तान के बॉर्डर पर, क्या हुआ है? आप बताइए ना जरा क्या हुआ? अगर आप देखिए सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान में बैठ कर रहे हैं जा रहा है तो हमारे छोड़िए उस विषय में मत जाइए। मैं तो सिर्फ क्या उत्तर सामने रख रहा हूं। टाइम मैगजीन और सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक मानती है, आपको फेंकू नजर आते हैं। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, इसके लिए कोई क्या क्या टाइम मैगजीन को इंपॉर्टेंट मानेंगे क्या? जब देश का हाल कर दिया उन्होंने उसको मानेंगे? टाइम मैगजीन को ना मानिए, भारत की जनता को मानिए। जनता को मानिए तो अभी सरकार नहीं तो इसके सर्वे को माइग्रेट कर रहा है, जो चाहिए वो टाइम मैगजीन याद आ रही है। ओके ओके ओके, सुधांशु जी में मोदी जी कहाँ पे खड़े? आलोक जी सुधांशु जी, अब आप दोनों को मैंने मौका दिया। सर देखो, अब बहस को मुझे दूसरे दायरे में लेके जाने दीजिए। आपका वोट परसेंटेज घटा और आपको 1/3 सीटें नहीं मिली। सर वांचू कमेटी के ऊपर अगर मैं आपको एक जानकारी दूं तो जानकारी यह है कि कांग्रेस को घेरने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वांचू कमेटी का जिक्र कर दिया। 1971 में इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसका गठन हुआ था। काले धन और टैक्स चोरी के मुद्दे पर यह कमेटी बनी थी। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब पीएम मोदी ने इस किताब जिस किताब का हवाला दिया, बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि इंदिरा गांधी के पास जब लागू करवाने के लिए पहुंचे, जब पूछा गया कि इसको लागू करना चाहिए, तो मिसेस गांधी ने बोला कि चुनाव हारना चाहते हो तो लागू करा दीजिए। बड़ी बात यह है। अब मैं रुक करता हूं एक और इंपॉर्टेंट खबर का। मैं सर वांचू कमेटी पे मैं आऊंगा, मेरे साथ राजीव जी भी हैं। राजीव जी, मैं बहुत ही सरल भाषा में आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है देश अर्थव्यवस्था के चक्रव्यूह में फंस गया है? 40 सेकंड में सर इसका जवाब दीजिएगा। जो बात विपक्ष कह रहा है, एंड नो पॉलिटिक्स ओनली इकोनॉमिक्स है। ये चक्रव्यूह होता है जिससे कि कोई आदमी बाहर ना निकल सके। और मेरा ये पूरा तरह से मानना है कि अगर जो इस समय की जो दिक्कतें हैं जिसके बारे में जिक्र हो रहा है और जिसका कि कुछ असर देखने को मिलता है, वो जिसे कहा जाता है इंट्रा ईयर प्रॉब्लम्स हैं, कि वो इसी वर्ष में, इसी वित्तीय वर्ष में वो मेरे ख्याल में वो पूरी हो जाएंगी। और हम जो है वो एक इसका पॉजिटिव जो इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव असर है, वो मुझे पूरी तरह से मुझे यकीन है कि अप्रैल के बाद और जुलाई में ख़ास तौर से वो उभर के आने लगेगा। कि जैसे मैंने पहले बताया था कि जो 5 फ़ायदे हैं इसके, कि और सबसे बड़े फ़ायदे उसके यही हैं कि हमारा जो नेट टैक्स बेस है वो बढ़ेगा और ब्याज का दर कम होगा और कीमतें कम होंगी। मगर मैं सबसे बड़ी बात अमीर जी ये कहना चाहता हूँ कि इस एक कदम से हमारे देश की और समाज की मानसिकता बदली है। और वो मानसिकता ये बदली है कि हमारे देश में पहली बार अब ये कहा जा रहा है कि जो बेईमान है वो समाज का अग्रगण्य नहीं है, वो सर्वोपरि नहीं है, और जो काले धन में व्यापार करता है उसको दिक्कतें उठाना पड़ेंगी। ये मानसिकता बदलने की बात, मैं तो एक अदना सा अर्थशास्त्री हूँ, मगर हार्वर्ड के एक बड़े इकोनॉमिस्ट, उन्होंने भी, केनेथ रोगोफ ने भी यही कहा है कि इस मानसिकता को बदलने के लिए इस किस्म के किसी कदम की बहुत आवश्यकता थी। और अगर राजनीतिक तौर से इसका नुकसान भी अगर होता है तो उसके लिए करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, जो कि की गई है समय। सर आप यू आर बीइंग वेरी मॉडेस्ट कि आप अदने से नहीं बड़े अर्थशास्त्री हैं। मैं राजीव कुमार साहब, मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। मैं सुधीन जी आपके पास आऊंगा, बड़ा सवाल है आपके लिए, मैं राजीव कुमार जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी कुछ देर पहले बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर एग्जेम्प्टेड अंडर इनकम टैक्स लॉ टू डिपॉजिट ओल्ड करेंसी नोट्स इन देयर बैंक अकाउंट्स। यानी पॉलिटिकल पार्टी के आप नुमाइंदे हैं बीएसपी, क्योंकि मेरे यहां पर स्टूडियोज में बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस बैठी हुई है, इन तीनों में से सुधांशु त्रिवेदी अगर 10 करोड़ रुपए भी जमा कराना चाहे तो इनसे कोई नहीं पूछेगा। आलोक शर्मा अगर 10 करोड़ रुपए जमा कराना चाहे तो उनसे कोई नहीं पूछेगा।
और सुदीन भदौरिया साहब 10 करोड़ रुपए जमा कराना चाहे तो उनसे कोई नहीं पूछेगा कि अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पैसा जमा करा रहे हैं तो डू यू थिंक दैट इज फेयर? क्या यह सही है इस देश की आम जनता के लिए? मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, राजीव कुमार। ये एक वो कदम है कि जिससे कम से कम जो सारा छिपा हुआ काला धन है और जो मतलब इसे जिसका भंडार है वो कम से कम सामने आ जाएगा और पता लग जाएगा कि किसके पास कितना क्या पैसा है, तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। मगर मेरा खुद अपना मानना यह है कि जब तक इसको रोकना नहीं चाहिए, सरकार इसको रोक नहीं सकती। नहीं, इसको बिल्कुल रोकना चाहिए। और राजनीतिक फंडिंग का जो सिलसिला चला आ रहा है जिसमें कि कई बेतहाशा बेईमानी है और जो कि 20,000 रुपए बिल्कुल ऐसे लाखों व्यक्तियों से इकट्ठे किए जाते हैं जो कि सब एक तरह से काला धन है, जब तक उसमें परिवर्तन नहीं आएगा और उसका संशोधन नहीं किया जाएगा तो मुझे लगता है कि एक काले धन का स्रोत जो है वो चलता रहेगा और हमारी अर्थव्यवस्था में जो आमूल चूल परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। इसलिए मेरे विचार में तो इस तरह का कदम उठाना एक तरह की ये कहना है कि हमें छूट दे दी है राजनीतिक पार्टी को, जितना काला धन है वो इस्तेमाल कर लें। जी राजीव जी जो इस्तेमाल करें। भदौरिया साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव नहीं होना चाहिए? चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी हो, चाहे आलोक शर्मा की पार्टी हो, सबको उसके दायरे में आना चाहिए। डोंट यू थिंक इट इज अनफेयर? आप लोग आम लोगों की बात करते हैं और आम लोगों के लिए तो कोई और कानून, आपके लिए वीआईपी कानून, ऐसा क्यों? 30 सेकंड। ये निसंदेह व्यवस्था अभिजात वर्ग के लिए केवल नहीं होनी चाहिए, ये सामान्य जो भारतीय लोग हैं उनके लिए बननी चाहिए। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो मौजूदा व्यवस्था है, जो इन पे एनपीएस के 1-1 लाख सर, इस सवाल पे आइए ना, आप एनपीए पे चले जाते हैं। चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो रुइया हो, देखिए टोका टाकी मत क्या करिए। मैं कह रहा हूं चाहे वो रुइया हो, इनसे तो ये 10% पैसा नहीं मांगते हैं, विजय माल्या का बेड डेट में डाल देते हैं। आप चिट्ठी लिखिए ना सरकार को, कौन रोकता है जनाब आपको? आप चिट्ठी लिखिए कि हमको इनकम टैक्स, बीएसपी को इनकम टैक्स के दायरे में लेके आइए। सुधांशु त्रिवेदी, इफ यू आर फॉर द पीपल, व्हाई डोंट यू चेंज दिस एक्ट? 30 सेकंड सर। देखिए, राजनीतिक दलों को सामाजिक संगठन माना जाता है, इसलिए उनको इससे एग्जेम्प्ट रखा जाता है जैसे तमाम सामाजिक सांस्कृतिक कष्टों को। मगर भदौरिया साहब, मुझे बोलने दीजिए, मोदी जी ने, मगर अंतर यह है कि पार्टी के लिए धन होना चाहिए, वो किसी नेता के व्यक्तिगत अकाउंट में नहीं आना चाहिए, जैसे बसपा की नेत्री लाती है और नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस का प्रथम परिवार लेके आ जाता है। आप नेशनल हेराल्ड ले आइए ना व्यक्तिगत, भाई पार्टी के लिए आया, आप यूज करिए पार्टी के लिए। मैंने उसको अपने पर्सनल अकाउंट में कर लिया, मैंने उसको अपना व्यक्तिगत अधिपत्य जमा लिया। यह प्रवृत्ति वही जो मोदी जी ने कहा, दल भी उनके लिए छोटा, व्यक्ति सबसे बड़ा। देश तो छोड़ दीजिए, मेरे को अपने जी उसके बाद भी वो मोदी जी को रोक नहीं सकते। एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुराकर तरसते हैं। मैं अंतराल लेता हूं, मोदी जी इस पूरे अंतराल को सामना करके आगे निकल। मैं अंतराल लेता हूं, एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद बड़ा कंक्लूजन होगा। आप देख रहे हैं आर पार। संसद का सत्र समाप्त हो गया बिना कुछ काम किए। अंत में प्रधानमंत्री बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में काफी कुछ बोले। राहुल गांधी को बोले मिलते रहिएगा, और राहुल गांधी गोवा जाके कहते हैं प्रधानमंत्री को फेंकू। चलिए, ये राजनीति है, अपनी जगह चलती है, लेकिन इसी बीच जनता कहती है हम परेशानी के साथ भी सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन जब 71 तक नोटबंदी की राजनीति पहुंच जाती है, वांचू कमेटी की रिपोर्ट तक पहुंच जाती है, तब एक बात जरूर समझ में आती है कि सरकारें सब कुछ करती हैं अपने लिए या जनता के लिए। ये तो आने वाला वक्त बताता है। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां जब अपनी बात आती हैं तो एक हो जाती है? ये भी कहानी है। आईटी एक्ट से बाहर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ये उसी की बानगी है। लेकिन फिर भी हमें अपने देश पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।